आज की इस वीडियो में हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। आपने पिछली वीडियो में मगध साम्राज्य के 3 वंशों के बारे में पढ़ा था। आज हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है और इनके महत्वपूर्ण सम्राटों के बारे में हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की यह वीडियो। मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है साहित्यिक स्रोत और है अभिलेखीय स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में हम सबसे पहले बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र है जो चाणक्य द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है, जिसे चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रधानमंत्री था। कौटिल्य था जो इसी से पता चलता है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। अर्थशास्त्र में राज्य के प्रशासनिक कार्यों के लिए आवश्यक संपूर्ण कानूनी व नौकरशाही ढांचे से संबंधित एक पुस्तक है। यह मौर्य साम्राज्य की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें अर्थशास्त्र में 15 पुस्तकें हैं और जिसमें 180 अध्याय हैं, जिन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। आगे हम बात करते हैं इंडिका की। यह मैगस्थनीज की रचना है और इसे भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसमें मौर्य समय के जो राजधानी नगर था पाटलिपुत्र का वर्णन है और साथ ही साथ मौर्य साम्राज्य की प्रशासन का भी लेखा जोखा इसमें मौजूद है। अगला है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस है जो विशाखादत्त की रचना है। यह एक गुप्तकालीन पुस्तक है जिसमें मौर्यों के अधीन सामाजिक व आर्थिक स्थितियों का वर्णन है। कौटिल्य के मार्गदर्शन में नंदों पर चंद्रगुप्त की विजय का भी वर्णन इसमें मिलता है। और एक आ गया जैन और बौद्ध ग्रंथ। इसमें से भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे हम बात करते हैं अभिलेखीय स्रोत। इसमें अशोक के अभिलेख, इनसे भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ के अभिलेख, आगे है रुद्र दामन के अभिलेख। इन सभी अभिलेखों से हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। और तब जो भवन बने हुए थे, गुफाएं, स्तूप, और तब से जो वहां से मृदभांड प्राप्त हुए हैं, उनसे भी हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। आगे हम बात करते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके की थी। उन्होंने एक विस्तृत राज्य की स्थापना की थी, जो कि उत्तर भारत में हिमालय से लेकर दक्षिण भारत में मैसूर तक, पूरब में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक तथा पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था, जो कि 50 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक में इसका विस्तार था। मौर्य वंश के शासक। अब हम बात करते हैं मौर्य वंश के कौन कौन से शासक हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ मौर्य, संपूर्ति, शलिशुक, देववर्मन, शतधन्वन और बृहद्रथ। हम इन सबसे पहले तो हम इसके सिर्फ 3 ही शासकों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इनके सिर्फ यही शासक थे जो योग्य शासक थे। उसके बाद के शासक इतने योग्य नहीं थे, इसलिए जो पहले 3 शासक हैं वही महत्वपूर्ण है और हम इनके बारे में आज विस्तृत रूप से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। इन्होंने चाणक्य के अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य के साथ मिलकर धनानंद पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया और साथ ही साथ मौर्य वंश की स्थापना की। 322 ईसा पूर्व ये राजा बने और वह चाणक्य को अपना इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ब्राह्मणवादी परंपरा के अनुसार इनका जन्म नंद दरबार में एक शूद्र महिला से हुआ, लेकिन बौद्ध परंपरा के अनुसार गोरखपुर क्षेत्र में मौर्य नामक एक क्षत्रिय वंश में इनका जन्म हुआ। धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। यूनानी लेखकों ने
चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न नाम दिए हैं। जो प्लूटार्क था उसने इसे एड्रोकॉट्स और जो जस्टिन था उसने इसको सेड्रोकॉट्स नाम दिए। 1793 ईस्वी में सर जॉन विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम यह बताया कि यह नाम चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण कर दिया, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और उसकी पुत्री कार्नेलिया से विवाह कर लिया और उसका एक और नाम था जिसे हेलेना भी कहते थे। युद्ध की शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी भेंट किए और बदले में उनसे 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त किए और अपना एक राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने भेजा। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। यह हमने अभी पढ़ा था साहित्यिक स्रोतों में, जिससे कि मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य एक निरंकुश शासक था जिसने सारी शक्तियां अपने हाथों में ले रखी थी। उसके प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता विशाल सेना का रखरखाव था। रोमन लेखक प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थी। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर जैन धर्म को अपना लिया। जब मौर्य काल में 12 वर्षों के लिए अकाल पड़ा तो चंद्रगुप्त मौर्य भी भद्रबाहु के साथ चले गए। वो कहाँ गए थे? कर्नाटक। और कर्नाटक में उन्होंने श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना विधि के बारे में हमने इससे पहले जैन धर्म की वीडियो में भी अच्छे से पढ़ा था। संलेखना विधि का अर्थ है कि इसमें अपनी इच्छा के अनुसार अपने प्राण त्याग देना, एक ही जगह पर बिना कुछ खाए पिए रहना और अपने प्राणों को त्याग देना। आगे है बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना और इनकी माता का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात का अर्थ है शत्रुओं को नाश करने वाला। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया है। बिंदुसार के शासन में तक्षशिला के लोगों ने 2 बार विद्रोह किया। पहली बार विद्रोह बिंदुसार के बड़े पुत्र सुशीमा के कुप्रशासन के कारण हुआ था, तो पर वह विद्रोह को दबाने में असफल रहा। दूसरे विद्रोह का कारण अभी अज्ञात है, पर उसे बिंदुसार के पुत्र अशोक ने बहुत ही क्रूरतापूर्वक दबा दिया। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय के अनुयायी थी। सीरिया के एंटियोक्स ने अपने राजदूत डाइमैक्स को बिंदुसार के दरबार में भेजा, तो बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर व मीठी शराब तथा यूनानी दार्शनिक की मांग की। तो सीरिया नरेश ने 2 चीजें, अंजीर व मीठी शराब तो भिजवा दी, लेकिन यूनानी दार्शनिक भेजने की मांग को यह कहकर ठुकरा दिया कि कानून के अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जाता। बिंदुसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक किया। उसने 16 राष्ट्रों को एकजुट करके लगभग पूरे भारत पर शासन किया। दक्षिण राज्यों के अलावा एकमात्र राज्य जो बिंदुसार के नियंत्रण में नहीं था वह था कालिंग। बिंदुसार की कई पत्नियां थी। सबसे प्रसिद्ध पुत्र अशोक सहित उसके 16 पुत्र थे। बौद्ध धर्म अशोकवधान के अनुसार अशोक बिंदुसार का बड़ा पुत्र नहीं था, लेकिन फिर भी वह सम्राट बना। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मौर्य सम्राट के रूप में उत्तराधिकारी बना। बिंदुसार ने अपने शासनकाल में जो मौर्य साम्राज्य का विस्तार और समेकन किया, जिससे अशोक के साम्राज्य की नींव पड़ी। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। मौर्य राज्य का
सबसे महान शासक बिंदुसार पुत्र अशोक था, जो कि राजा के रूप में बलवान और महत्वाकांक्षी था और अपने पिता की मृत्यु के बाद 269 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। अपने शासन अपने गद्दी से पर बैठने से पहले उन्हें 3-4 वर्षों तक अपने भाइयों से युद्ध करना पड़ा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने सभी भाइयों की हत्या कर दी। अशोक की मां का नाम सुभद्रांगी था। सिंहासन पर बैठने के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कालिंग पर आक्रमण कर दिया और कालिंग को जीता। सिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने एकमात्र कालिंग का युद्ध ही लड़ा था। कालिंग में हुए नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और इसने युद्ध से विजय और धम्म विजय का विचार छोड़ दिया। अशोक को युद्ध छोड़ने वाला पहला सम्राट माना जाता है। बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त द्वारा दी गई थी। तीसरी बौद्ध परिषद उनके द्वारा ही आयोजित की गई थी। बौद्ध धर्म अशोक का व्यक्तिगत धर्म था। उन्होंने इसे कभी राजकीय धर्म घोषित नहीं किया और ना ही अपने राज्य के लोगों को बौद्ध धर्म को मानने के लिए बंधित किया। अशोक प्राचीन भारत का एक महान शासक था जो अपनी मिशनरियों के लिए जाना जाता था। उन्होंने ब्रह्मा, श्रीलंका व कई देशों में अपनी मिशनरियों को भेजा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक ने आजीविक संप्रदाय के लोगों के लिए गया में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। आगे है बृहद्रथ। जो बृहद्रथ था वो मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट था और उसने 187 ईसा पूर्व से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया और वह अशोक के पोते थे। उनके शासनकाल में राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक कलह का काल चल रहा था। उसके मंत्री पुष्यमित्र शुंग द्वारा उनकी हत्या कर दी गई और एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना की गई। आगे हम बात करेंगे अशोकन अभिलेख। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाया, वो भी किससे? अभिलेखों के माध्यम से। इन्हीं अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास रचा गया है। लगभग 39 शिलालेख हैं जिन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है। प्रमुख शिलालेख, लघु शिलालेख, प्रमुख स्तंभ शिलालेख, लघु स्तंभ शिलालेख। अशोक का नाम केवल लघु शिलालेखों में ही मिलता है, जो कि महाराष्ट्र में 1 स्थान पर और कर्नाटक में 3 स्थानों पर पाए जाते हैं। अन्य सभी शिलालेखों में उनका नाम देवनाम प्रियदर्शी है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है। उनके अभिलेख पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और उत्तर भारत में पाए जाते हैं, जिनको प्राचीन राजमार्गों पर रखा गया है। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक थी, जिसे 4 लिपियों में लिखा गया था। पहली थी ग्रीक लिपि, यह हमें अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा से मिली। आगे है अरमाइक लिपि, यह लिपि अफगानिस्तान से मिली। आगे है खरोष्टी लिपि, यह लिपि पाकिस्तान से मिली है। और ब्रह्मी लिपि, यह अभिलेख भारत से मिली है। जो ब्रह्मी लिपि में लिखे गए अभिलेख हैं वह भारत से प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई, जो कि कब हुई थी? 1837 ईस्वी में। आगे हम बात करते हैं अशोक का धम्म। अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून संहिता बनाई उसे धम्म कहते हैं। अशोक का धम्म स्वयं नियंत्रण पर आधारित था। अशोक ने कहा, व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति
ब्राह्मण और भिक्षुक का आदर करे, व्यक्ति दास और सेवकों के प्रति उदार रहे और व्यक्ति को जियो और जीने दो के नियम का पालन करना चाहिए। आगे हैं अशोक के 14 शिलालेख। अशोक के 14 शिलालेख भिन्न भिन्न लेखों का समूह है जो कि 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। प्रथम शिलालेख, इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है और पशु बलि की निंदा की गई है और अशोक ने इसमें कहा है कि मनुष्य मेरी संतान है। द्वितीय शिलालेख, इसमें मनुष्य और पशु चिकित्सा व्यवस्था के बारे में बताया गया है तथा लोक कल्याणकारी कार्यों का भी उल्लेख है। तृतीय शिलालेख, इसमें अशोक ने 3 राजकीय अधिकारियों युक्त, रजुक और प्रादेशिक को प्रत्येक 5 वर्ष के दौरे पर जाने का निर्देश दिया है जो धम्म प्रसार के लिए जाते थे। चतुर्थ शिलालेख, इसमें भरघोष के स्थान पर धम्मघोष की नीति की चर्चा की गई है। 5वां अभिलेख है, इसमें धम्म महामात्र नामक एक अधिकारी की चर्चा की गई है जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। मौर्यकालीन समाज और वर्ण व्यवस्था की जानकारी भी हमें पंचम शिलालेख से मिलती है। छठा शिलालेख, धर्म महामात्रों के आदेशों का उल्लेख इसमें मिलता है। अशोक ने कहा था कि कि जो अधिकारी है वो जन कल्याण के लिए कभी भी हमसे मिल सकते हैं। 7वां शिलालेख, इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों में आपसी समन्वय की बात कही है और यह सबसे बड़ा शिलालेख है। 8वां शिलालेख, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है और सार्वजनिक निर्माण कार्यों का भी वर्णन है। इनकी तीर्थ यात्राएं जो कि इनके राजाभिषेक के 8वें वर्ष से आरंभ होती हैं का वर्णन है। अशोक ने बोध गया ब्राह्मण का भी अशोक के इसमें उल्लेख है। उन्होंने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में गया का भ्रमण किया था और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में उन्होंने लुम्बिनी का भ्रमण किया था। 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट और शिष्टाचारों का वर्णन है। वह धर्म समारोहों का भी इसमें वर्णन किया गया है। 10वां शिलालेख, राजा और उच्च अधिकारियों को हमेशा प्रजा के हित में सोचने का निर्देश इस शिलालेख में बताया गया है। आगे है 11वां शिलालेख, धम्म की नीति की व्यवस्था 11वें शिलालेख में बताई गई है। 12वां शिलालेख, स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा की गई है। आगे है 13वां शिलालेख, इसमें कालिंग के युद्ध का वर्णन है और अशोक के हृदय परिवर्तन की भी बात इसमें बताई गई है। आगे है 14वां शिलालेख। 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया है। उम्मीद है आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, तो एक लाइक तो बनता ही है। आज हमने मौर्य वंश के सभी शासकों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है और साथ ही साथ हमने अशोक के धम्म और उनके 14 शिलालेखों के बारे में भी पढ़ा। आगे की वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे।